नौकर को आवाज़ देती है, रामू देखो कौन है दरवाजे पर। रामू ऐसा कहते हुए जिया ने कई बार रामू को आवाज़ दी, लेकिन रामू की कोई आवाज़ नहीं आती, जिसे देख जिया बहुत ज़्यादा डरने लगती है। तभी जिया हिम्मत करके उठती है और नीचे जाने लगती है। जिया देखती है उसके कमरे में हॉकी रखी हुई थी। जिया उस हॉकी को देखकर सोचती है, एक काम करती हूँ, इसे अपने साथ ले जाती हूँ सेफ्टी के लिए। जिया हॉकी को हाथ में पकड़ती है और नीचे जाने लगती है। खटखटाने की आवाज़ बढ़ते ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लगातार दरवाज़ा तेज़ी से पीटे जा रहा हो। अगर दरवाज़ा जल्दी नहीं खुला तो दरवाज़ा टूट जाएगा। जिया डरते हुए दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खट की आवाज़ के साथ खुलता है। जिया जैसे ही दरवाजे पे खड़े शख्स को देखती है तो हाथ में पकड़ी हॉकी फेंकती है और दौड़कर उस शख्स के गले लगते हुए खुशी से कहती है, रीत मेरी जान, तू आ गई। आई लव यू यार, मिस यू। रीत जिया के बचपन की दोस्त थी। दोनों बचपन से साथ ही थी और अभी भी साथ ही एक कॉलेज में पढ़ाई भी करती थी। जिया जहां अमीर सुंदर गोरी थी और कॉलेज के सभी लड़के उसके दीवाने थे, वहीं रीत सांवली, आंखों पे मोटा चश्मा, हमेशा सादा सलवार सूट पहनती थी। वहीं रीत अनाथ थी, उसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं था। रीत का सांवला रंग और उसकी गरीबी देख कोई भी उससे बात नहीं करता था, मगर रीत दिल की बहुत साफ और नेक दिल लड़की थी। रीत जिया को देखते हुए कहती है, एक मिनट, तुझे ये पसीना क्यों आ रहा है? तेरी छाती भी कितनी जोरों से आवाज़ कर रही है। सच बता, तू डरी हुई थी? क्या हुआ बोल। रीत की बात सुनकर जिया हंसते हुए कहती है, अरे मैं ठीक हूँ, तू भी कितना सोचती है, चल अंदर चलते हैं। जिया की बात सुनकर अचानक रीत के दिमाग में कुछ आता है और वो जिया का हाथ पकड़ के धीरे से पूछती है, क्या तूने फिर से वही सपना देखा? जिया रीत की बात सुन के हाँ में से गर्दन हिलाती है। रीत कुछ कहती तभी वहाँ रामू आकर कहता है, मैडम जी नाश्ता तैयार है। रामू को देखते ही दोनों चुप हो जाती हैं। तभी जिया रामू को घूरते हुए गुस्से से कहती है, मैंने तुझे कितनी बार आवाज़ दी थी, तू सुबह सुबह कहाँ मर गया था? बोल, या गूंगा हो गया, जाहिल कहीं का। जिया को रामू पर गुस्सा करता देख रीत बीच में बोल पड़ती है, अरे अरे क्यों रामू काका के ऊपर गुस्सा कर रही है? वो काम कर रहे होंगे, तू जल्दी नहा कर आ, कॉलेज जाना है कि नहीं? रीत की बात सुनकर जिया वापस से ऊपर जाते हुए कहती है, अरे हाँ रुक, मैं अभी आती हूँ। जिया के ऊपर जाते ही रीत रामू काका से कहती है, रामू काका आप उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो कुछ भी बोलती है, वो थोड़ी परेशान है ना इसलिए। रामू की उम्र लगभग 45 साल थी। रामू पिछले 30 सालों से जिया के घर काम करते आ रहा था। जिया को गरीबों से नफरत होती थी। इधर जिया नहा के बाथरूम से बाहर निकलती है और जल्दी तैयार होती है। तभी जिया की नज़र एक लॉकर पर जाती है। जिया वो लॉकर खोलती है तो उसमें एक पत्थर रखा हुआ था जो सफ़ेद रोशनी में चमक रहा था। जिया उसे देखकर पत्थर को जैसे ही छूने की कोशिश करती है, तभी उसे बगल वाले कमरे से कुछ आवाज़ आती है। उस आवाज़ से जिया का पत्थर पे से ध्यान हट जाता है और वो जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। तभी कमरे से बाहर निकलते ही उसकी नज़र बगल वाले कमरे पर जाती है जिस पर ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था जो कई सालों से बंद हो। क्या सच था जिया का? और कौन थी रीत? क्या रीत
जिया का सपना जानती थी? और वो कैसा पत्थर था? और क्या है उस बंद कमरे का राज? और रामू कौन था? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हमारी स्टोरी धैर्य एक योद्धा। जिया मन में सोचती है, इसमें ऐसा क्या है जो पापा इसे छुपा कर रखते हैं? क्या इस कमरे के अंदर कोई हो सकता है जो ऐसी आवाज़ें करता है? क्या सच में? तभी जिया अपना सर झटकती है और नीचे जाती है जहाँ रीत कब से उसे आवाज़ें दे रही थी। जिया कहती है, सॉरी यार, वो लेट हो गई। तभी रीत हाथ में पहनी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या तेरे सॉरी का मैं पराठा बनाऊं? हम कॉलेज के लिए कितने लेट हो गए हैं। अब फिर वो हमें सुनाएगी। रीत को गुस्सा करता देख जिया जल्दी उसका हाथ पकड़ती है और घर से बाहर ले जाने लगती है। रीत कहती है, अरे सुपर मशीन, पहले नाश्ता कर ले, वरना फिर भूख से चिड़चिड़ी होगी और दूसरों पर भड़केगी। जिया रीत की कोई बात नहीं सुनती और उसे लेकर बाहर आती है जहाँ एक गाड़ी पहले से खड़ी हुई थी। जिया रीत को गाड़ी के आगे वाली सीट पर बिठाती है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाते हुए दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। इधर दिल्ली में एक घर जो बिल्कुल किसी महल की तरह लग रहा था, दिखने में जैसे किसी ने अभी इसे नया डिजाइन के साथ बनवाया हो। उस घर के अंदर एक शख्स हाथ में एक थाली लिए हुए था, मगर देखने में वो नॉर्मल नहीं था। वो शख्स काले कपड़े से ढकी हुई एक थाली लिए हुए था। वो शख्स उस थाली को लेकर एक कमरे के अंदर जाता है और आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाता है। तभी देखते ही देखते कमरे का फर्श हिलने लगता है और अचानक फर्श गायब हो जाता है और वहाँ बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लग जाती हैं। वो शख्स सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाता है। नीचे गुफा सी थी जहाँ की दीवारों पर अजीब और अलग अलग तरह के चित्र बने हुए थे। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे छुपाने के लिए वो घर बनवाया गया हो। वो शख्स अंधेरे में ही चलते चलते काफ़ी दूर आ गया था। तभी वो अचानक रुक जाता है और हाथ में लिए हुए थाली के कपड़े का हटाता है। उस थाली में कई लोगों की जिंदा आंखें थी, जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे उन्हें अभी अभी जिंदा लोगों की आंखों में से निकाल कर लाया गया हो। उस थाली में रखी आंखों को देखकर वहाँ भयानक आवाज़ गूंजने लगती है। तभी धरती चीरते हुए एक मूर्ति बाहर निकलती है। वो मूर्ति थी या कोई इंसान, समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मूर्ति गर्दन से नीचे तक पत्थर की थी और उसका सिर हिल रहा था और जिंदा था, मगर उसका सर भयानक था। उसके सिर पर बड़े बड़े सींग थे, राक्षस की तरह लंबे पैने दांत, बड़े बड़े बाल। वो दिखने में मूर्ति थी मगर वो किसी दानव की तरह थी। उसकी लंबाई इंसानों से कई अधिक थी। उसका चेहरा इतना भयानक था, वैसे ही उसके हाथों के नाखून, पैरों के नाखून बड़े बड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आधा पत्थर हो और आधा जिंदा हो। तभी वो मूर्ति अपनी आंखें खोलती है, मगर उसकी पलकों के अंदर आंखें थी ही नहीं। आंखों की जगह पर खून जमा हुआ था जो सड़ चुका था और बहुत भयानक बदबू कर रहा था। वो शख्स जो हाथों में थाली लिए खड़ा था, वो आंखें बंद करके पहले कुछ मंत्र पढ़ता है, फिर एक एक करके थाली में से रखी आंखें उठा के उस राक्षस की आंखों की जगह पर लगाने लगता है। वो शख्स जैसे जैसे वो आंखें राक्षस के आंखों की जगह लगाते जा रहा था, वैसे वैसे वो आंखें सड़ के नीचे गिरती जा रही थी। ऐसा करते करते अब उस थाली में सिर्फ एक जोड़ी आंखें ही बची थी और ऐसा देख वो शख्स डर से कांपने लगता है। वो शख्स डरते हुए
वो आखिरी आंखें भी उस मूर्ति की आंखों पर लगाता है, मगर थोड़ी देर में वो आंखें भी सड़कर नीचे गिर जाती हैं और ऐसा देख वो मूर्ति भयानक आवाज़ में चिल्लाने लगती है। उसे क्रोध आने लगता है। वो इतनी भयानक आवाज़ में चिल्ला रहा था कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसकी आवाज़ सुन ले तो वो जीवित ही नहीं रहता। वो मूर्ति चिल्लाते हुए भयानक आवाज़ में बोली, तूने इसको भी व्यर्थ कर दिया। तूने इस अमावस्या लाल ग्रहण को भी व्यर्थ जाने दिया। कब तक मुझे ऐसे ही इंतज़ार करना होगा? आखिर कब तक? उनके आने का समय हो चुका है, लेकिन तूने अभी तक मुझे वो ला के नहीं दिया जिससे मैं इस श्राप को ख़त्म कर सकूं। कितने वर्षों से मैंने इस दिन का इंतज़ार किया था, मगर मूर्ख, तूने सब नष्ट कर दिया। तूने सब नष्ट कर दिया। अब जा, हट जा मेरी आंखों से और उसे जल्दी बोल काल चक्र बनाकर शीघ्र तैयार करे। अब वही है जो मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला सकता है। और उस लड़की को ढूंढो, उस बालिका का मिलना बहुत ज़रूरी है। अब जा यहाँ से। उस दानव का आदेश सुन वो व्यक्ति वो थाली वहीं छोड़ता है और डरते हुए उस गुफा से बाहर निकल आता है और बाहर आकर वापस से आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। वो जैसे ही मंत्र पढ़कर ख़त्म करता है, उस कमरे का फर्श वापस से एक जैसा हो जाता है। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि कभी ये फर्श अपने आप गायब हुआ था। आखिर क्या चल रहा था यहाँ? कौन था वो शख्स और किसका था वो घर? क्या उस घर को, उस गुफा को छुपाने के लिए ही बनाया गया था? और उस गुफा के अंदर वो कौन था? क्या कोई दानव था, या वो कलयुग का दानव था, या वो किसी और युग से संबंध रखता था? जो कुछ भी हुआ था, क्या वो इस कलयुग में संभव था? और क्या वो दानव उसी काल चक्र योग की बात कर रहा था जो उस अघोरी ने बताया था? और किस लड़की को ढूंढने की कह रहा था वो? और कौन सा शराब मिला था उस दानव को? और जिया के घर में वो बंद कमरा कौन सा था? आखिर उस कमरे में ऐसा क्या राज था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हमारी स्टोरी धैर्य एक योद्धा।